ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। देखना चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। मेरे को ध्यान नहीं था, ये एक टॉपिक बचा हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं। टॉपिक का नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पिछले क्लास में हम पढ़े थे एक जॉइंट वेंचर बोल के। जॉइंट वेंचर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक जैसा है, लेकिन जॉइंट वेंचर दो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस मिलके एक हुए हैं। जैसे मारुति सुजुकी में एग्जांपल दिया था, बना मारुति सुजुकी, है ना। वैसे यहाँ पे एक ठो गवर्नमेंट है और एक ठो प्राइवेट है। दोनों गवर्नमेंट नहीं है, मतलब दोनों प्राइवेट नहीं है, एक ठो गवर्नमेंट है और एक ठो प्राइवेट है। अगर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिलके पार्टनरशिप करके बिजनेस कर रहे हैं, एक नया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब जैसे हम लोग प्राइवेट। तो पब्लिक प्राइवेट मिलके जब पार्टनरशिप कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, देखना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप describes a government service or private business venture which is funded and operated through a partnership of government, किसी किसी जो पार्टनरशिप है गवर्नमेंट एंड वन और मोर प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जैसे है गवर्नमेंट का और उसको रन कर रहा है कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज कॉल्ड एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। Short form PPP, public private partnership, right? Example, a hospital building financed and constructed by a private developer. बनाया कौन है? कोई प्राइवेट आदमी का हॉस्पिटल है, बट लीज कर दिया है, एंड देन लीज टू हॉस्पिटल। लीज मतलब रेंट पे देना, भाड़ा में देना। ठीक है, लीज टू हॉस्पिटल अथॉरिटी। द प्राइवेट कंपनी एक्ट एज अ लैंडलॉर्ड and provides housekeeping services and the other non-medical service, whereas hospital services are provided by the government. तो जैसे कि सोच लो एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का मालिक कौन है? कोई प्राइवेट आदमी। जैसे मैं इसका मालिक को सोच लो, मैं इसका मालिक को सोच लो, ठीक है। मैं इसमें सारा सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, साफ सफाई मैं मेंटेन करता हूँ। और ये जो हॉस्पिटल में मेडिकल सर्विस है, मेडिकल सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसमें कुछ काम मैं कर रहा हूँ एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और कुछ काम गवर्नमेंट कर रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट। जैसे एग्जांपल मैं तुमको एक और भी बताया था, जो NH बनता है, बताया था पिछले क्लास में भी, है ना। जैसे NH बनता है, नेशनल हाईवेज बनता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे बरगढ़ से सोच लो संबलपुर में के लिए NH बन रहा है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि गवर्नमेंट अभी बरगढ़ से संबलपुर NH बनाए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बनाना है NH, है ना। तो हर जगह NH गवर्नमेंट खुद बनाएगा तो बहुत बहुत पैसा लगता है NH बनाने में। तो उतना पैसा अगर गवर्नमेंट NH बनाने में लगेगा तो सब जगह NH उतना स्पीड से नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या किया, NH बनाने का काम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। जैसे बरगढ़ संबलपुर का जो NH है, दैट इज मेड बाय अशोका कंपनी। ठीक है, अशोका का टोल भी लगा हुआ है, देखना। तो अब NH प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि तुम बनाओ अपना खर्चा से NH, हमारे पास पैसा नहीं है NH बनाने का, जो भी पैसा लगेगा बरगढ़ संबलपुर NH बनाने में वो तुम जानो, तुम बनाओ। ठीक है, कितना रुपए लगेगा? इट विल टेक एटलीस्ट 500 crore rupees to make NH from बरगढ़ to संबलपुर। द रीज़न इज लोगों का ज़मीन होगा बीच में, तो ज़मीन खरीदना पड़ेगा ना NH बनाने के लिए। तो पूरा रास्ता भर ज़मीन खरीदेगा, लोगों को पैसा देगा, तब NH का काम आगे बढ़ेगा। ठीक है, 500 करोड़ कम बोल रहा हूँ, और ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो बरगढ़ से संबलपुर NH बनाने में, क्योंकि खाली NH बनाना नहीं है, NH बनाना है तो कम खर्चा लगेगा, लेकिन NH बनाने के लिए जमीन गवर्नमेंट का पूरा नहीं है ना, कुछ गवर्नमेंट का जमीन है, बाकी गवर्नमेंट NH बनाने के लिए 6 लेन करेगा, 8 लेन करेगा, तो उसके लिए एक्वायर करना पड़ेगा जमीन दोनों साइड में। और दोनों साइड में जमीन जिनका होगा उनको कंपेंसेशन देगा, तब तो वो एक्वायर हो पाएगा, है ना। तो पैसा कौन खर्चा कर रहा है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन खर्चा कर रहा है NH बनाने का। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्यों खर्चा करेगा? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्यों खर्चा कर रहा है? क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को फिर क्या लगाने मिलेगा? ये रास्ते में टोल लगाने मिलेगा। ठीक है, टोल लगाएगा, आते जाते गाड़ी से क्या कलेक्शन करेगा? टोल कलेक्शन करेगा।
कुछ भी एक टाइम पीरियड जो फिक्स होगा, लेट से 20 ईयर्स, तो अशोका को अधिकार मिलेगा, अशोका एनएच में 20 साल के लिए टोल लगाएगा, टोल से पैसा कलेक्शन करेगा और पैसा रखेगा अपने पास। 20 साल के बाद जब टोल कलेक्शन खत्म हो जाएगा उसका टाइम पीरियड, उसके बाद ये एनएच जो है अब गवर्नमेंट का हो जाएगा, टोल हट जाएगा इसमें से, अब ये एनएच गवर्नमेंट मेंटेन करेगा। समझ में आ रहा है? वो भी अशोका ही मेंटेन करेगा उसको, ठीक है। कौन सा ब्रिज? हाँ हाँ, वो तो मेंटेन, वो जो राजस्थानी ढाबा के ठीक बाद तो है ना, तो वहाँ पे वो तो ठीक है, जो भी मेंटेनेंस का काम है वो मेंटेनेंस का काम वही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही करेगा। जैसे अब अशोका बनाया तो अशोका ही उसको मेंटेन करेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, देखो डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है। गवर्नमेंट 500 करोड़ रुपया खर्चा करेगा एनएच बनाने के लिए, तो ऐसे ऑल ओवर इंडिया में कितना एनएच बना पाएगा, बहुत सारा एरिया कनेक्ट नहीं कर सकेगा। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को काम देने से क्या हो रहा है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, टोल कलेक्शन कर रहे हैं, तो उनको भी फायदा हो रहा है टोल कलेक्शन करके, जितना खर्चा किया उससे ज़्यादा टोल कलेक्शन हो रहा है, और गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है, एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। देखना, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पहला, पीपीपी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, एंड प्राइवेट पार्टी, इन विच प्राइवेट पार्टी प्रोवाइड्स अ पब्लिक सर्विस एंड बियर्स फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रिस्क। पैसा प्राइवेट वाला लगाएगा और सारा खर्चा, फाइनेंस का काम सब कुछ जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसको करेगा। ऑपरेशन मतलब मेंटेन भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करेगा। जैसे रोड का एग्जांपल दिया मैं, रोड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, प्राइवेट वाला ही उसको मेंटेन भी करेगा, ठीक है। बदले में क्या मिलेगा उसको, टोल कलेक्शन करने मिलेगा, ठीक है। टोल कलेक्शन बहुत ह्यूज है ना, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ टोल कलेक्शन होता है रोजाना, इतना सारा गाड़ी जा रहा है। प्राइवेट गाड़ी तो फिर भी कम होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट, ट्रक व्रक हो गया है ना, ये सब बड़ा बड़ा गाड़ी बहुत क्रॉस करता है और वहाँ से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ टोल कलेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, cost of using service. In some of PPP, the cost of using service is borne by the user of service and not by the taxpayer. And in some case, the cost of providing service is borne wholly or partly by government. तो कई बार खर्चा जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करता है, और कई बार ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है जहाँ पे खर्चा जो है गवर्नमेंट करेगा। तो अलग अलग, वो तो एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। कभी एग्रीमेंट पे ऐसा हो सकता है कि जो है खर्चा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, और कभी एग्रीमेंट ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे खर्चा जो है वो गवर्नमेंट कर रहा है, ठीक है। थर्ड, प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब डिस्काउंट, ठीक है। सब्सिडी का मतलब होता है डिस्काउंट मिलना, कुछ राहत मिलना, कुछ प्राइस कम होना, इज कॉल्ड एज सब्सिडी, ठीक है। प्रोजेक्ट्स दैट एम एट क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, द गवर्नमेंट में प्रोवाइड कैपिटल सब्सिडी। जो चीज इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जिससे पब्लिक का फायदा होगा, उसमें गवर्नमेंट जो है सब्सिडी भी देता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वन टाइम ग्रांट to make it more attractive for the private sector. In some cases, government may provide revenue subsidy. Revenue मतलब डे टू डे सब्सिडी, कैपिटल मतलब जो एक बार वन टाइम, कैपिटल एक्सपेंडिचर वन टाइम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बार बार, है ना। तो कैपिटल सब्सिडी भी मिल सकता है, एक बार जब मशीन खरीदोगे तब डिस्काउंट मिलेगा। रेवेन्यू सब्सिडी भी मिल सकता है, टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, हर साल टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, तो ये हो गया रेवेन्यू सब्सिडी, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करता है, डिस्काउंट क्यों दे रहा है, ताकि लोग मोटिवेटेड हो उस काम को करने के लिए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं तुमको, सोच लो अभी जैसे होटल्स बनाना है, ठीक है, या कोई बड़ा फैक्ट्री सेटअप करना है।
हाँ ईवी सेक्टर में भी दे रहा है, सोलर में भी दे रहा है, क्योंकि उसको प्रमोट, एग्रीकल्चर में भी ज़्यादा है, क्योंकि वो सब प्रायोरिटी सेक्टर है, गवर्नमेंट उस सबको प्रमोट करना चाहता है। आज हम ईवी खरीदेंगे तो ईवी खरीदोगे तो कुछ जो है सब्सिडी मिलता है, गवर्नमेंट तुम्हारे अकाउंट में पैसा कुछ भेजता है रिटर्न। सोलर लगाओगे घरों में, 3 लाख का सोलर का खर्चा आएगा तो 1 लाख 1.5 लाख रुपया रिटर्न गवर्नमेंट तुम्हारे अकाउंट में रिटर्न कर देगा। तो ये सब्सिडी गवर्नमेंट क्यों देता है? ताकि वो जो सेक्टर है वो थोड़ा प्रमोट हो सके। तो गवर्नमेंट आज ईवी हो गया, सोलर हो गया, तुम्हारा एग्रीकल्चर हो गया, इन सबको प्रमोट करना चाहता है। तो क्योंकि इन सबको प्रमोट करना चाहता है इसलिए इन सब सेक्टर में जो है सब्सिडी मिलता है, राइट। अब फैक्ट्री सेटअप में भी सब्सिडी मिलता है, होटल्स खोलने में भी सब्सिडी मिलता है। जैसे आज फैक्ट्री सेटअप करना है तो हर कोई जो है बड़ा बड़ा जगह में फैक्ट्री सेटअप करना चाहेगा। कोई भी बताओ अगर एक फैक्ट्री खोलने का सोच रहा है तो जाके जम्मू एंड कश्मीर में फैक्ट्री सेटअप करेगा क्या? नहीं करेगा। हिली एरियाज है, खर्चा ज़्यादा होगा सामान को ऊपर तक। तो कोई भी हिली माउंटेन में जाओ, 10 का सामान 50 में मिलेगा ऊपर। क्यों? चढ़ाने का खर्चा है उतना रुपया, है ना। जमीन में वो चीज़ 10 का 10 में मिल जाएगा, लेकिन माउंटेन में उसको चढ़ाने का खर्चा है उतना रुपया। तो रॉ मटेरियल चढ़ाने का खर्चा ज़्यादा होगा हिली एरियाज में, तो वहाँ पे कोई भी फैक्ट्री सेटअप करना नहीं चाहेगा। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है इंडिया में, ये मुजामिल का डाउट देखो खाली, ये बोल रहा है 350 सीसी का बाइक जो है उसमें जीएसटी क्यों बढ़ा दिया है? साढ़े 350 या उससे ज्यादा में बढ़ गया है, या उतना ही होगा, कम नहीं किया है। 350 से कम वाला सीसी का में कम हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ये मानता है कि जो 350 सीसी से कम का बाइक चला रहा है वो आम आदमी है, और जो 350 सीसी या उससे ऊपर का बाइक चला रहा है वो रईस है। तो रईस लोगों को सब्सिडी का जरूरत नहीं है ना मुजामिल, तो तुमको सब्सिडी का जरूरत नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट नहीं दिया है, ठीक है। जो भी चीज देखो, बेसिक सा बात है, जो चीज गवर्नमेंट लग्जरी मानता है उसमें थोड़ी टैक्स, हाँ वही, जो चीज लग्जरी है उसमें कम नहीं करेगा, देखो ऑब्वियस सा बात है। और जो चीज लग्जरी नहीं है, बेसिक नीड्स है, उसको कम करेगा। आज 350 सीसी का बाइक इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, जरूरत नहीं है 350 सीसी का बाइक चलाने का। 100 100 150 200 सीसी का बाइक इज सफिशियंट। हमारी स्कूटी 100 सीसी का होता है, 125 सीसी का होता है स्कूटी, ठीक है। तो 150 सीसी 200 सीसी का बाइक इज सफिशियंट, वो तो एसेंशियल हुआ, उसमें टैक्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो 350 सीसी का बाइक चला रहा है वो जरूरत नहीं है, वो लग्जरी गुड्स है, तो लग्जरी गुड्स में डिस्काउंट या टैक्स रेट कम करने का जरूरत नहीं है, राइट। क्लियर है? तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था फैक्ट्री सेटअप करना, ठीक है। तो फैक्ट्री सेटअप करना, कोई भी हिल एरियाज में फैक्ट्री सेटअप करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वहां पे कॉस्ट ज़्यादा आएगा। तो गवर्नमेंट बोलता है हिल एरियाज में फैक्ट्री सेटअप करोगे तो 10 साल तक टैक्स फ्री, जो कमाओगे टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग मोटिवेटेड होंगे उस एरिया में फैक्ट्री सेटअप करने में। तो उससे क्या होगा, बैलेंस डेवलपमेंट होगा, हर एरिया का डेवलपमेंट होगा। वरना क्या होगा, ये सब एरिया बहुत पीछे रह जाएगा, खाली अर्बन एरियाज डेवलप होगा, रूरल एरियाज, हिली एरियाज ये सब बैकवर्ड रहेगा, राइट। ऐसे तो बैकवर्ड है ही, रूरल एरिया और हिली एरियाज सब बैकवर्ड ही रहता है, हिली एरियाज उतना डेवलप नहीं रहता कभी, क्योंकि कोई भी वहाँ बिजनेस सेटअप करना ही नहीं चाहता, राइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, pertaining to high priority projects and public welfare. PPP is suitable for high priority, जो चीज़ ज़्यादा प्रायोरिटी है हमारे, जैसे ईवी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सोलर हो गया, और तुम जैसे एग्रीकल्चर बोले, ये सब हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है, मतलब ये सब में गवर्नमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। प्रायोरिटी मतलब गिविंग इम्पॉर्टेंस, ठीक है। PP is used in the government project targeted for public welfare, जैसे दिल्ली मेट्रो हो गया, ये सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, क्योंकि ये सब डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट इसमें थोड़ा प्राइवेट के साथ मिलकर काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कलेक्ट पैसा, सेल्स, है ना। तो रेवेन्यू इज शेयर्ड बिटवीन, जो भी पैसा आएगा किसी किसी बीच में शेयर होगा, गवर्नमेंट के बीच में और
प्राइवेट के बीच में, जो भी बात हुआ होगा इन द एग्रीड रेशियो, ठीक है। लास्ट, problems with PPP. The main problem of PPP project is that private investors obtain a rate of return that was higher than the government bond, even though most of the income risk is borne by the public sector. PPP का क्या प्रॉब्लम है? ये एक प्रकार से गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम है ना, प्राइवेट के लिए तो फायदा है। क्या फायदा है प्राइवेट के लिए? रिस्क सारा कौन ले रहा है? मैक्सिमम गवर्नमेंट ले रहा है, लेकिन जो प्राइवेट वाले उनको ज़्यादा कमाई हो रहा है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट। तो रिस्क सारा गवर्नमेंट का है, लेकिन फ़ायदा ज़्यादातर प्रॉफिट जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा है। क्लियर है? तो दिस इज अ शॉर्ट नोट ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के जैसा ही है, बस फ़र्क है जॉइंट वेंचर में दो तो प्राइवेट है ना, दोनों प्राइवेट है, और यहाँ एक पब्लिक है और एक प्राइवेट है। क्लियर है? नाउ यू कैन सी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 3 का एक छोटा टॉपिक बचा हुआ था। नेक्स्ट जो चैप्टर 4 आता है वो आता है बिजनेस सर्विसेज। देखना, चैप्टर नंबर 4 टॉपिक है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज बेसिकली मीन्स बिजनेस में यूज होने वाले जो भी सर्विसेज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन सा सर्विसेज के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखना 5 तो बेसिक सर्विसेज के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला हो गया बैंकिंग सर्विस, जिसमें हम बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड हो गया इंश्योरेंस, गुड्स का इंश्योरेंस करवाते हैं हम लोग, है ना। तीसरा हो गया पोस्टल एंड टेलीकॉम। पोस्टल मतलब एक जगह दूसरी जगह कोरियर करना, और टेलीकॉम मतलब इंटरनेट या फ़ोन में बात करना। चौथा सर्विस हो गया वेयर हाउस, है ना, गोडाउन हो गया स्टोरेज के लिए। और लास्ट हो गया सामान को एक जगह दूसरी जगह भेजना, डेट इज ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है? तो ये 5 मेन सर्विसेज के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड टेलीकॉम, वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है? सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विस में बहुत फर्क है। गुड्स का मतलब है हम कोई सामान खरीदे, है ना, और सर्विस का मतलब होता है कोई सर्विस लिए। जैसे अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो दिस इज अ सर्विस, ये एक सर्विस है, राइट। और जैसे तुम कोई बुक स्टोर गए, वहां से एक बुक खरीद के लाए, तो वो है परचेज ऑफ गुड्स, वो गुड्स खरीदना हुआ, और ये एक सर्विस लेना हुआ, राइट। तो सर्विस जो होता है उसका नेचर है थोड़ा पर्सनलाइज टाइप का होता है, और जो सर्विस बिजनेस में यूज होता है उसको हम बोलते हैं बिजनेस सर्विसेज, राइट। देखना, सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स कमर्शियल फर्म्स एंगेज्ड इन कौन कौन सा टाइप ऑफ सर्विस? बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एंड वेयर हाउसेस। The service sector constitute a basic infrastructure which is a must for smooth flow of business activity. हम पहले भी पढ़े हैं एड्स ट्रेड्स का, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, है ना। ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए एड्स टू ट्रेड जरूरी है ना। आज अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, होलसेल हो गया, रिटेल हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए एड्स टू ट्रेड जरूरी है। एड्स टू ट्रेड का मतलब था सर्विसेज जो कि ट्रेड करने में आसानी करता है या इजी करता है। जैसे कि सर्विस हो गया बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, ये सब, ठीक है। हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का क्या नेचर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला है इनटेंजिबल। सर्विसेज कैनॉट बी सीन, सर्विसेज कैनॉट बी टच्ड, सर्विसेज कैन ओनली बी फेल्ट। सिर्फ महसूस कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि सर्विस जो होता है इनटेंजिबल होता है। गुड्स क्या होता है? गुड्स टेंजिबल होता है। आज हम सामान खरीदे तो हम सामान को देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दिस कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच। मेरे को पढ़ाते हुए देख सकते हो, बट यू कैन नॉट सी द टीचिंग एज अ सर्विस, है ना। टीचिंग सर्विस को नहीं देख सकते। टीचर को देख सकते हो, स्टूडेंट को देख सकते हो, बट टीचिंग को नहीं देख सकते हो, राइट। तो ये इनटेंजिबल होता है, खाली महसूस किया जा सकता है।
तो सर्विसेज आर इनटेंजिबल, दिस कैनॉट बी सीन और टच्ड, वी कैन ओनली फील द सर्विस और वी कैन ओनली एक्सपीरियंस देम, हम सिर्फ उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वी कैनॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस बिफोर टेकिंग इट, वन कैन फाइंड आउट क्वालिटी आफ्टर ओनली एक्सपीरियंसिंग इट। तो कोई भी सर्विस जब हम वो सर्विस लेंगे उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि वो सर्विस कैसा था। जैसे मुझसे नहीं पढ़ोगे, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे से नहीं पढ़े हो तो तुम नहीं जान पाओगे कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, सिंपल सा बात है। अगर मेरे से पढ़े हो तो ही जान पाओगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या मुझसे पढ़े हो तो ही जान पाओगे कि मैं बहुत बेकार पढ़ाता हूँ। जो भी है, अच्छा पढ़ाता हूँ या बेकार पढ़ाता हूँ, ये तभी पता चल पाएगा जब हम पढ़े हैं। अगर हम पढ़े ही नहीं हैं तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि कैसा सर्विस है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द सर्विस, अच्छा है या बुरा है। ये बात तभी पता चलेगा जब हम उसको एक्सपीरियंस किए हैं, जब हम वो सर्विस को लेंगे तभी हमको पता चलेगा कि वो सर्विस कैसा था, राइट। सेकंड, लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकंसिस्टेंसी। होमोजेनिटी मतलब एक जैसा होना, लैक ऑफ होमोजेनिटी मतलब एक जैसा ना होना। सर्विस हमेशा अलग अलग होता है। आज सोच लो मैं बुक बेच रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे सोच लो ये बुक बेचता हूं, तो जो भी मेरे दुकान आएगा सबको सेम बुक दूंगा, तो वो होमोजीनियस है, सेम है। पढ़े होगे केमिस्ट्री में, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जो सेम होता है, फोन साइलेंट। होमोजीनियस मतलब जो सेम होता है, और हेट्रोजीनियस मतलब जो अलग अलग होता है ना। तो ये जैसे मैं ये बुक बेच रहा हूं, तो बुक होमोजीनियस है, सबको सेम बुक बेचूंगा। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं, हर बार क्या सेम पढ़ाऊंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी मैं ये बैच में जब पढ़ा रहा हूं, हो सकता है मैं जो वर्ड्स यूज कर रहा हूं नेक्स्ट बैच में पढ़ाऊं या कहीं और पढ़ाऊं, तो हो सकता है कि मैं अलग तरीके से पढ़ाऊं उसको, जरूरी तो नहीं है सेम पढ़ाऊंगा, है ना। अगर मैं एक होशियार बच्चा को जो इंटेलिजेंट है उसके कॉपी में एक क्वेश्चन बता रहा हूं उसको, और एक बहुत ही वीक स्टूडेंट है उसको एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, समझाने के तरीका में फर्क रहेगा कि नहीं? फर्क रहेगा। जो जिसको आता है ऑलरेडी उसको थोड़ा बता दिया एडवांस तरीके से तो उसका हो जाएगा, कर लेगा वो। लेकिन जिसको थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है उसको एकदम बेसिक से बताऊंगा तभी वो कर सकेगा, राइट। तो सर्विस हमेशा अलग अलग होता है, हर बार सेम नहीं हो सकता। डिपेंड करता है किसको हम सर्विस दे रहे हैं, उसके हिसाब से सर्विस जो है वो अलग अलग होगा। तो सर्विस जो होता है होमोजीनियस नहीं होता है ना, इनकंसिस्टेंट नहीं होता है, सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है हर बार। सर्विस हैव टू बी परफॉर्म ईच टाइम अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के हिसाब से होता है। जैसे मैं बोला, अगर अच्छा स्टूडेंट है तो अलग होगा पढ़ाने का टेक्निक, अगर वीक स्टूडेंट है पढ़ाने का टेक्निक अलग होगा, राइट। सम सर्विसेज में बी प्रोवाइडेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। अलग अलग आदमी अलग अलग तरीका का सर्विस भी देता है। जैसे मैं बीएसटी जैसा पढ़ाता हूँ, कोई और बीएसटी जब पढ़ाएगा वो अलग पढ़ाएगा। सेम पढ़ाएगा क्या? सेम नहीं पढ़ाएगा, है ना। मैं जैसे अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, दूसरा आदमी अकाउंट्स पढ़ाएगा तो अलग पढ़ाएगा वो, या तो अच्छा पढ़ाएगा, बुरा पढ़ाएगा, सेम पढ़ाएगा, वो अलग बात है, लेकिन अलग तो पढ़ाएगा कम से कम। अच्छा बुरा का मैं नहीं बोल रहा, अलग पढ़ाएगा। मैं जैसे पढ़ाता हूँ अकाउंट्स, दूसरा कोई अकाउंट्स पढ़ाएगा तो उसका टेक्निक अलग होगा पढ़ाने का, राइट। इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, मतलब सेम नहीं है, अलग अलग होता है ना। मैं भी जब बार बार परफॉर्म करूंगा तब भी हर बार अलग होगा, मैं और कोई और परफॉर्म करेगा तो हम दोनों में भी डिफरेंस होगा, राइट। इन्वेंट्री, जैसे गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं, सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते, है ना। सर्विसेज तो जो है वो उसी समय सर्विस लेना पड़ेगा जब वो सर्विस दिया जा रहा है। गुड्स अभी बनाए, अभी नहीं बिका तो उसको स्टोर कर सकते हैं, कल बेच देंगे। लेकिन सर्विस ऐसा नहीं है, सर्विस जब दिया जा रहा है तब वो सर्विस उसी समय हमको लेना पड़ेगा, राइट। तो सर्विसेज कैनॉट बी स्टोर्ड, सर्विस को स्टोर नहीं किया जा सकता, राइट। द मेन फीचर ऑफ सर्विस इज दैट सर्विस आर कंज्यूम्ड at the same time when they are produced. So there is no need to maintain inventory or stock of service. सर्विस का स्टॉक हो सकता है, गुड्स का स्टॉक हो सकता है, पढ़ाने का स्टॉक हो सकता है क्या? पढ़ाने का कोई स्टॉक थोड़ी हो सकता है ना। If service not consumed immediately,
देन देयर इज अ टोटल लॉस। एग्जाम्पल, अगर मूवी हॉल में कोई सीट खाली रह गया तो नुकसान है डायरेक्ट, मूवी दिखाना क्या एक सर्विस है, और वो सीट अगर खाली रह गया तो दैट इज अ टोटल लॉस, राइट। तो सर्विसेज को हम स्टोर नहीं कर सकते, सर्विस को उसी समय कंज्यूम करना पड़ेगा जब वो सर्विस उस समय जब दिया जा रहा है तभी, राइट। नेक्स्ट, नॉन ट्रांसफरेबल या इनसेपरेबल, मतलब जहां पे सर्विस प्रोवाइडर है वहीं पे तुमको सर्विस को लेना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इस क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, ये ऑनलाइन को छोड़ दो एक बार, है ना, अगर मैं इस क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे से पढ़ने के लिए इस क्लासरूम में ही आना पड़ेगा, तभी तो पढ़ सकोगे। लेकिन अगर कॉफी पीना है तो कॉफी गार्डन जाने का जरूरत नहीं है, घर बैठ के कॉफी पी सकते हैं, पी सकते हैं कि नहीं घर में कॉफी। तो कॉफी प्रोड्यूस हो रहा है आसाम में, लेकिन कंज्यूम बरगढ़ में हो सकता है। लेकिन अगर सर्विस दिया जा रहा है इस क्लासरूम में तो सर्विस कंज्यूम भी यहीं पे होगा, मतलब यहीं पे आना पड़ेगा सर्विस को लेने, राइट। तो गुड्स जो होता है वो सेपरेट हो सकता है, जहां बना और जहां कंज्यूम हुआ ये अलग अलग प्लेस हो सकता है। चाय आसाम में उगाया जा रहा है, कंज्यूम बरगढ़ में हो रहा है, तो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजम्पशन अलग अलग हो सकता है। लेकिन सर्विस में प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्लेस ऑफ कंजम्पशन वो सेम ही होगा, राइट। The services cannot be separated from the provider of service. These are produced and consumed at the same place only. मतलब जहां प्रोड्यूस हो रहा है वो वहीं पे कंज्यूम भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी कैनॉट सेपरेट द मेडिकल सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ डॉक्टर फ्रॉम द डॉक्टर। अगर हमको डॉक्टर से सर्विस लेना है तो डॉक्टर के पास हमको जाना पड़ेगा, क्लियर है ये। लेकिन गुड्स में ऐसा नहीं है, गुड्स में सेपरेबल है, गुड्स प्रोड्यूस अलग जगह पे हो रहा है लेकिन कंज्यूम अलग जगह हो रहा है। लेकिन सर्विस में ऐसा नहीं है, सर्विस जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पे कंज्यूम होगा, राइट। और लास्ट, सर्विस को एक्सपीरियंस करने के लिए तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट, तुम्हारा पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तुम्हारा पार्टिसिपेशन नहीं है, तुम्हारा ध्यान नहीं है, तब वो सर्विस जो है वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकोगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब इसमें क्लास में 20 जन बैठे हैं, 15 जन सुन रहे हैं, 5 जन नहीं सुन रहे हैं, तो जो 5 लोग नहीं सुन रहे हैं दे कैन नॉट एक्सपीरियंस द सर्विस, वो पढ़ाना सर्विस एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे। जो लोग सुन रहे हैं वो लोग समझ सकेंगे। तो सर्विस में हमेशा पार्टिसिपेशन जरूरी है, सामने वाला पार्टिसिपेट करेगा तभी वो सर्विस प्रोवाइड हो पाएगा, राइट। To experience a service, the participation of customer is essential. सामने वाला का पार्टिसिपेशन जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन कंपनी प्रोवाइड टेलीफोन सर्विस, बट टू यूज दिस सर्विस कस्टमर हैज टू मेक और रिसीव द कॉल, है ना। हमको टेलीफोन सर्विस अगर लेना है तो हमको खुद को कॉल करना पड़ेगा, कॉल रिसीव करना पड़ेगा, है ना। जैसे तुमको पढ़ना है तो तुमको खुद को ध्यान देना पड़ेगा पढ़ाते वक्त, अगर ध्यान नहीं देंगे then you will not be able to experience the service, clear है। so this is all about what are the features of a service। पहला है सबसे बेसिक, it is intangible, सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते सर्विस को। सेकंड, हर बार अलग होता है, लैक ऑफ होमोजेनिटी, जब बार बार परफॉर्म होगा हर बार अलग परफॉर्म होगा, हर बार सेम नहीं हो सकता। तीसरा, इसको स्टोर करके नहीं रख सकते, जब सर्विस दिया जा रहा है उसी समय वो सर्विस लेना पड़ेगा। चौथा, नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब जहां सर्विस हो रहा है वहीं पे आना पड़ेगा सर्विस एक्सपीरियंस करने के लिए। और लास्ट है, इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन का जरूरत पड़ेगा सर्विस को एक्सपीरियंस करने के लिए, क्लियर है। दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कॉल्ड एज फीचर्स और नेचर ऑफ सर्विस, क्लियर है। इसके बाद ये वाला टॉपिक ऐसे ही है, हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। 5 टाइप का सर्विस के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हो गया बैंकिंग सर्विस, सेकंड इंश्योरेंस, तीसरा पोस्टल टेलीकॉम, चौथा वेयरहाउस और पांचवा हो गया ट्रांसपोर्टेशन, क्लियर है। बैंकिंग, जैसे कि हमको पता है बैंक के बारे में, बैंक हमारे को हेल्प करता है
बैंक का काम क्या है? जिनके पास पैसा है उनसे पैसा लेकर जिनको पैसा का जरूरत है उनको पैसा देना, राइट? दिस इज द वर्क ऑफ अ बैंक। आज एक बैंक का क्या काम है? जिनके पास सरप्लस पैसा है उनसे पैसा लेना। जैसे मेरे पास सोच लो एक्स्ट्रा पैसा है तो बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक मेरे को 6% इंटरेस्ट देगा उस पैसे के ऊपर। बैंक इस पैसे को आगे लोगों को देगा, बिजनेसेस को देगा इन द फॉर्म ऑफ लोन, और उसमें कमाएगा कितना? सोच लो 9% उनसे लेगा। तो बैंक को बीच में बचेगा 3%। इसमें बैंक अपना जो भी खर्चा वर्चा है वो सब करेगा और बाकी उसका प्रॉफिट होगा, राइट? तो दिस इज हाउ अ बैंक ऑपरेट। एक बैंक का काम कैसे चलता है? ये बीच का परसेंट जो मार्जिन बचता है इससे चलता है। हमसे पैसा ले रहा है या आरबीआई से पैसा ले रहा है, लोन ले रहा है आरबीआई से, सोच लो 6% में, पब्लिक से आरबीआई से 6% में लोन लिया। इस पैसे को बैंक यूज करता है आगे लोन्स देने के लिए। सोच लो 9% में लोन दे रहा है, तो जो लोन 6% में ले रहा है ये, वो लोन आगे 9% में दे रहा है, तो 3% बीच में बचेगा। ये 3% बैंक का मार्जिन हुआ और इस 3% में बैंक ऑपरेट करता है। जो भी रेंट हो गया, सैलरी हो गया, और भी जो खर्चा इस 3% से करता है, और बाकी जो पैसा बचता है दैट इज द प्रॉफिट। क्लियर है? तो बैंक में बहुत सारे टाइप का अकाउंट होता है। थोड़ा बहुत ये अकाउंट्स में पढ़े होगे तो याद होगा। एक हो गया सेविंग्स अकाउंट, दूसरा हो गया करेंट अकाउंट, एक और भी आया होगा अकाउंट्स में एक दो जगह, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। एक दो और नया आएगा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और एक मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट। 5 टाइप का अकाउंट जो है जो हम बैंक में ओपन कर सकते हैं, राइट? पढ़ेंगे क्या क्या होता है बैंकिंग सर्विस। देखना, अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच अट्रैक्ट्स मनी। जो पैसा लेता है किस लिए लेता है? फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग। पैसा लेता है क्या करने के लिए? आगे देने के लिए, ठीक है। लेंड का मतलब होता है लोन देना। बैंकर्स आर नॉट मियरली मनी लेंडर्स। अ बैंक लेंड्स व्हाट इट बोरोज फ्रॉम अदर्स। अ बैंक इज बायर एंड सेलर ऑफ मनी। बैंक क्या है? खरीदार है और बेचता है पैसा। लोगों से पैसा लेता है और उस पैसे को आगे देता है। द बैंक अर्न्स अ मार्जिन। 3% जो मैं बताया, बैंक को बीच में कुछ मार्जिन बचेगा। बाय लेंडिंग मनी विच इट बोरोड। जो पैसा वो लेता है, बोरो करता है, उस पैसे को आगे लोन में देता है और बीच में थोड़ा मार्जिन बचेगा। यही हुआ बैंक का प्रॉफिट, राइट? अब 5 टाइप का अकाउंट हम बैंक में खोल सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसको आरडी अकाउंट भी बोलते हैं। चौथा हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जिसको एफडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और लास्ट हो गया मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। क्लियर है ये? तो इतना पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ अकाउंट से, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से वी विल कंटिन्यू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव, वी विल रीड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स नेक्स्ट क्लास।